नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि गोरखपुर से सामने आ रही है। पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ देर के बाद कार्यक्रम में कुछ देर में पहुंचेंगे सीएम योगी। स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित कई मंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होने वाले हैं। ये कार्यक्रम में प्रशिक्षण शिविर है बेहद खास। इसी दौरान सीएम ने पूर्वांचल को सेतु की सौगात भी दी है। इस सेतु की कीमत या लागत यूं समझिए कि 194 करोड़ से बनकर तैयार हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्वांचल दौरे के दौरान पूर्वांचल को अहम सौगात के बाद अब प्रशिक्षण की बारी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे और उनके साथ में असीम अरुण, धर्मेंद्र सिंह समेत तमाम ऐसे मंत्री हैं जो हिस्सा लेने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? पहले सौगात, अब प्रशिक्षण की बारी, यानी कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और सिर्फ सीएम नहीं बल्कि कई और मंत्री भी शरीक होने वाले हैं। जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि ये 3 दिनों से जो है प्रशिक्षण शिविर का जो है प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम चल रहा था, जिसका आज समापन होना है। आपको बता दें कि यूपी में जो है 80 सीटों को जो है क्लीन स्वीप के लिए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है और 2024 टारगेट है इसका, मिशन 2024 है, जिसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी ने कमर कस लिया है और उसके तहत आज अनुसूचित जाति यानी दलितों को जो है जोड़ने की पूरी तरीके से यहाँ पे जो है उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरु मंत्र देंगे। आपको बता दें, ये भी बता दें कि गोरखपुर में जिस तरीके से वनटांगियों को शुरू से सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से वनटांगियों को जोड़ा और उसी तरीके से पूरे प्रदेश में किस तरीके से जो अनुसूचित जाति और जनजाति को किस तरीके से जोड़ना है और किस तरीके से उनके अंदर अपनी पैठ बनाना है, चूंकि मिशन 2024 है और 80 सीटों का मामला है, जिसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी तैयारी में जुट गई है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम स्थल से वो संबोधन भी करेंगे। जी पूजा, बिल्कुल, कार्यक्रम स्थल से संबोधन होगा और कार्यक्रम हर लिहाज से बेहद खास, क्योंकि पूर्वांचल का बेहद अहम योगदान रहता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सुभाष हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। और पिछले दिनों भी आपने देखा था कि सीएम योगी जब पहुंचे थे गोरखपुर, इस दौरान भी उन्होंने कई सारी सौगात दी थी। कई दिनों तक रुकते हैं सीएम, और पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ा सेंटर या तो वाराणसी है या तो फिर गोरखपुर है। दोनों ही जगहों से पूर्वांचल को बहुत बेहतर तरीके से साधा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 18 अगस्त को अपने सरकारी आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक्स से शिष्टाचार भेंट करी है। सीएम ऑफिस ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी, पुष्टि करी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक की इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सबसे अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश के विकास का रहा। इस मौके पर कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक ने भी कहा कि वो यूपी के विकास के लिए हर संभव मदद करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कैमरून मैक को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जो कि ओडीओपी है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। इस योजना का प्रतीक चिन्ह भी उनको भेंट किया। उन्होंने कनाडा के उच्चायुक्त से यूपी में अधिक से अधिक निवेश करने पर भी चर्चा की है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो अब बात करते हैं आज के सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे की। वो क्या है? ज्ञानवापी प्रकरण। क्योंकि एक पखवाड़े के बाद सुनवाई हुई थी, दोबारा जिला जज की अदालत में सुनवाई के लिए यह मामला पहुंचा हुआ था, जिसकी सुनवाई फिलहाल 22 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को अदालत में देख रहे मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुख्य अधिवक्ता अभयनाथ यादव का निधन होने के बाद से ही मुस्लिम पक्ष के सामने असमंजस की स्थिति आ गई थी। इस लिहाज से अदालत से इस मामले की सुनवाई के लिए समय मांगा गया था, जिस पर अदालत ने लगभग एक पखवाड़े के बाद 18 अगस्त को समय मुस्लिम पक्ष को दिया था। फिलहाल आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के 2 नए अधिवक्ताओं का वकालतनामा लगा, यानी कि अब शमीम अहमद और योगेंद्र प्रसाद सिंह 2 नए अधिवक्ता
इनकी ओर से 22 अगस्त को न्यायालय में अपनी दलील पेश की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से जब बार बार समय मांगा जा रहा है, इसके एवज में जिला न्यायालय ने 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर जिले के गांव पुरबलियान पहुंचे अर्जुन अवार्डी विजेता खिलाड़ी पहलवान दिव्या ककरान का भव्य स्वागत किया गया है। गांव की बेटी दिव्या ककरान के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की खुशी में उनके गांव में सभी लोग झूमते गाते नजर आए। गांव वाले दिव्या को ट्रैक्टरों के काफिले के साथ लेकर पहुंचे। इस दौरान दिव्या ने कहा कि उसने पहले उनके दादा दादी पहलवान थे, उनके दादा दादी ही नहीं बल्कि उनके पापा को पहलवानी करना सिखाया था और कुश्ती के गुण भी सिखाए थे। पापा सूरज पहलवान ने मुझे कुश्ती सिखाई और उन सभी की मेहनत मुझ पर आकर वसूल हुई है। दिव्या ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में उसने परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। आगे कहा कि गांव में पहलवानी करना लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें एक बार गांव छोड़कर दिल्ली तक जाना पड़ा। पैसे की तंगी में उन्हें लड़कों से भी कुश्ती लड़नी पड़ी और लड़कों को अखाड़े में पछाड़ा तो ही पहचान मिली है। दिव्या ने कहा कि जब सफल हो जाते हैं तो सभी लोग पुरानी बातों का बखान करते हैं, लेकिन संघर्ष के दिन बड़े कठिन होते हैं और बड़ी कठिनाई से कटते हैं। दिव्या ककरान ने कहा कि वो गांव और जिले के उन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और उत्साहित करना चाहेंगी जो पहलवानी कर रही हैं। आज एक और मुद्दा चर्चा में रहा पूरे दिन, वो मुद्दा था ईडी का और मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है। यूं तो ईडी की कार्रवाई हर तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास थी। उत्तर प्रदेश समेत देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी खास थी। बांदा की जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों के ऊपर आफत का चाबुक चल रहा है। प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में ईडी की टीम ने गुरुवार को लखनऊ स्थित डालीबाग और लाल कुआं के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करी। मुख्तार के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर ईडी की टीम घंटों रुपए की हेराफेरी से संबंधित दस्तावेज खंगालती रही। सूत्रों के मुताबिक टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे। आपको ये बता दें कि ईडी की एक टीम करीबन 9 बजे डालीबाग स्थित ग्रेडियर 6 अपार्टमेंट और दूसरी टीम लाल कुआं पर एफआईआर टावर पहुंची। दोनों टीमें घंटों मुख्तार के इन ठिकानों की तलाशी लेती रहीं। इस दौरान दोनों स्थानों पर बड़ी तादाद में सीआरपीएफ भी तैनात रही। साथ ही इस दौरान राजधानी लखनऊ के साथ ईडी की टीम ने गाजीपुर, मऊ और देश की राजधानी दिल्ली में भी छापेमार कार्रवाई को जारी रखा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, गाजीपुर की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से सीआरपीएफ की निगरानी में यह पूरा कार्यक्रम चलता रहा है पूरे दिन। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में यूके एसएससी पेपर लीक मामले में कार्रवाई बदस्तूर जारी है। पहले जो अध्यक्ष थे आयोग के, उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब इस मामले में एसटीएफ ने भी एक और गिरफ्तारी कर ली है। उत्तरकाशी से आरोपी अंकित रमोला को अरेस्ट किया गया है। पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगा एसटीएफ। मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है, बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त भी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी से आरोपी अंकित रमोला को अरेस्ट कर लिया गया है। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। विपक्षी भी पीछे नहीं है, विपक्षी भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी देहरादून से।
तो देहरादून से बड़ी खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूके एसएससी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी किसी और की नहीं बल्कि अंकित रमोला की है। उत्तरकाशी से ये गिरफ्तारी हुई है। आप समझिए, जिस एक मामले में आयोग के अध्यक्ष ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा बच्चों का भविष्य खतरे में आया है और मैं इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मामले में इस्तीफा देता हूं अपना। उसके बाद एसटीएफ भी हरकत में आई, विपक्ष भी एक्टिव मोड में नजर आया, सरकार को लगातार घेरता रहा और उसके बाद आज एक और बड़ी गिरफ्तारी, अहम जानकारी के साथ आपको हम बता रहे हैं। ये गिरफ्तारी किसी और की नहीं बल्कि अंकित रमोला की है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले के जो तार हैं वो उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। प्रिंटिंग में कई तरह की गड़बड़ियां निकल करके सामने आई थी। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था उससे भी पूछताछ की गई थी, उससे भी कई अहम तरह के खुलासे हुए। प्रिंटिंग प्रेस तक एसटीएफ की टीम पहुंची थी। अजीत काम्बोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? लगातार गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां। पहले आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद आज अंकित रमोला की गिरफ्तारी होती है। यूपी से कई तरह के कनेक्शन भी निकल करके आए हैं। अजीत, बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यूके ट्रिपल पेपर लीक मामला एक बड़ा मामला हो चुका है। आज की तारीख तक 19 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि 2 सचिवालय कर्मी, 1 शिक्षक और 1 जिला पंचायत सदस्य सीधे तौर पर एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है और उनके बिहाफ पर जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कई गिरफ्तारियां भी और होना बाकी है, जिसको लेकर लगातार एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और आज जो गिरफ्तारी हुई है अंकित रमोला के तौर पर, इसको भी 2 दिन पहले एसटीएफ ने सीधे तौर पर पूछताछ के लिए देहरादून तलब किया था और पक्के सबूत बयानों को मिलाने के बाद इनकी आज गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। और साथ है कि उत्तराखंड से जुड़ते हुए तार अब यूपी तक जा पहुंचे हैं। यूपी में भी 3 लोगों को लेकर एसटीएफ की तरफ से बयान दिया गया है कि 3 ऐसे लोग हैं जो नकल माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं और वो लगातार एसटीएफ के रडार पर हैं। पक्के सबूत जुटाने के बाद एसटीएफ उनकी भी धरपकड़ करेगी और जो भी लोग इसके पीछे होंगे, चाहे फिर वो नौकरशाही से जुड़े हों या फिर वो नेता हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, कोई भी चेहरा होगा वो बेनकाब किया जाएगा। खुद डीजीपी अशोक कुमार ने बीते रोज ही साफ तौर पर एसटीएफ को निर्देशित कर दिया था कि आप किसी भी तरह की चूक इस मामले में ना करें। कोई भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति इसके अगर पीछे होता है तो आप लगातार इस पर गिरफ्तारियां करें, अटैक करें। और सीधे तौर पर 22 जुलाई को जब इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी तो 22 जुलाई से अब तक आज सीधे तौर पर 18 अगस्त है, जिससे कम समय में 1 महीने से भी कम का समय है और 19 की गिरफ्तारी आज हुई है। तो एक बड़ी कामयाबी है और 83 लाख से ज्यादा का जो कैश बरामद हुआ है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इसके पीछे के जो असली चेहरे हैं वो अभी बेनकाब होने बाकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी बेनकाब होना बाकी है। अंकित रमोला की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई इस्तीफे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष है कि हमला करने से बाज नहीं आता। दूसरी तरफ अंकित रमोला की गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक करती है कि मामला छोटा मोटा आप नहीं समझ सकते। ये मामला और ये झोलझाल दोनों ही बहुत बड़ा है और अभी भी कई परतें ऐसी हैं जो खुल सकती हैं और खुलनी बाकी भी हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि गोरखा कल्याण परिषद की ओर से मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, जिस दौरान जेबी कार्की के नेतृत्व में गोरखा कल्याण परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर केबी थापा, सीबी थापा, पद्मा देवी, अनीता देवी, करुणा थापा सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें बेहद खास रही और सीएम आवास की तस्वीरें। तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बंद हो गया, जिस वजह से यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया, लेकिन यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बोल्डर और मलबा होने की वजह से सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिनका एडीएम तीर्थपाल सिंह ने भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को तेजी के साथ मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने कहा कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे से मलबा हटाने के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत गंगोत्री नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ट्रैफिक को 2-2 घंटे के लिए रोका जाएगा।
देहरादून के परेड मैदान स्थित बहुउद्देशीय बैडमिंटन क्रीड़ा हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20वीं उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि चैंपियनशिप 17 अगस्त से 21 अगस्त तक जारी रहेगी। इस चैंपियनशिप में प्रदेश भर से 400 से ज्यादा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिभाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। बेहद खास है ये, क्योंकि इसलिए भी इसकी खासियत को समझिए क्योंकि सीएम धामी ने खुद बैडमिंटन खेल के इसकी शुरुआत करी है। यहाँ पर बैडमिंटन चैंपियनशिप में 400 से भी अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और यहाँ जो भाग लेने के बाद अगली प्रतियोगिता उनकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हमारी खेलों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उस दिशा में हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं। वहीं 15 अगस्त की रात डोईवाला के नुन्नावाला से चोरी हुए ट्रक की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ने पर डोईवाला ट्रक यूनियन ने कोतवाल राजेश शाह, जॉली ग्रांट पुलिस चौकी इंचार्ज उत्तम रमोला और तमाम लोगों के साथ में सभी पुलिस कर्मियों का फूल मालाओं और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। डोईवाला ट्रक यूनियन के अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने ट्रक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए ट्रक को बरामद किया वो काबिले तारीफ है। इसके लिए डोईवाला पुलिस की पूरी टीम को हम बधाई देते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। तो बहुत कम होता है ऐसा मौका जब पुलिस वालों को सम्मानित किया जाए, क्योंकि अमूमन तो उनसे शिकायतें रहती है लोगों की। तो डोईवाला से ये जो किस्सा सामने आया ये वाकई में प्रेरणा स्रोत है पुलिस वालों के लिए भी और लोगों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार, जौनपुर, पचवा, दून, मसूरी, जौनसार इन तमाम क्षेत्रों के इष्ट कुलदेव बलभद्र महाराज के प्राचीन मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज का दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक करते हुए घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करी है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में ढोल दमाऊ के साथ भद्रराज देवता के अनेक पशुआ भी अवतरित हुए, जिनको देखने के लिए माफ कीजिएगा श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। और आपको ये बता दें कि भद्रराज देवता का प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन मेला प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को भोजन दिए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि भोजन माताओं की ओर से जूते चप्पल पहन करके बच्चों को भोजन परोसा जा रहा है। साथ ही विद्यालय में शिक्षक और अन्य की ओर से बच्चों के भोजन ग्रहण करने वाले स्थान पर जूता चप्पल पहन करके वो लोग आते हैं। इस पर अब विभाग ने निर्देश दिया है कि बच्चों को पंक्ति पर बैठने के बाद भोजन माता हैंड ग्लव्स पहनेंगी, साफ सुथरे तरीके से भोजन का वितरण करेंगी और जूते चप्पल का कतई इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के ने भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि बच्चों की सेहत के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो समझ लीजिए आपकी नौकरी के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। तो इस बीच मथुरा में जन्माष्टमी के दिन देश विदेश के सभी कृष्ण मंदिरों और घरों में भक्तों की ओर से भगवान कृष्ण को नई पोशाक धारण कराई जाती है। जन्माष्टमी के मौके पर पहनाई जाने वाली इस विशेष पोशाक के महत्व को समझाते हुए कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में पोशाक बनाने का काम बड़े ही पैमाने पर होता है, जोरों शोरों से होता है। वृंदावन में कृष्ण को पोशाक बनाने का ये काम हिंदू मुस्लिम सद्भाव का एक बेजोड़ नमूना है, मिसाल है, क्योंकि यहाँ पोशाक बनाने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। वृंदावन में रंग बिरंगी बनी पोशाक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। पोशाक व्यापारी का कहना है कि इस बार नई नई डिजाइन्स की बड़ी सुंदर सुंदर पोशाकें बाजार में बेची जा रही हैं। वृंदावन में बनी पोशाक देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं। वृंदावन के कारीगर पूरी मेहनत से इन पोशाकों को तैयार करते हैं और कान्हा को सजाते हैं।
अभी तो पोशाक बनाते 12 साल 13 साल करीब से बना रहे हैं हम। अब जन्माष्टमी पर है, जो जन्माष्टमी के लिए पोशाक बन रही है, हाँ, कितने दिन पहले से ये काम चालू था? ये करीबन 6 महीने से। 6 महीने से। और लास्ट कब तक जाके ये पूरा होता है? ये बस आज लास्ट है, क्योंकि परसों जन्माष्टमी है, तो आज कल तक में पूरा एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर राधाष्टमी का चलेगा। इस पोशाकों के लिए कहाँ कहाँ से मांग आती है? पोशाकों के लिए पूरी ऑल इंडिया वर्ल्ड से ही आती है, वर्ल्ड से ही रहता है। पोशाक ठाकुर जी की बना रहे हैं। ठाकुर जी पोशाक बना रहे हैं, कितने समय से बनाते आ रहे हैं पोशाक? वो 40-45 साल हो गए। 40-45 साल। पीढ़ी पहले भी पीढ़ियाँ बनाती आई हैं। हाँ, बनाती चली आ रही हैं। आप एक मुस्लिम होके ये पोशाकें बना रहे हैं, हाँ, ये हमारा काम है अपना। तो क्या कहा जाए कि एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हो रही है, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर जो पोशाकें बन रही ये हैं। तो एकता है और एकता रहेगी। तो सोचिए, आप ऐसे खूबसूरत देश में रहते हैं जहां पर राम को इमाम हिंद कहा जाता है, जहां पर बिस्मिल्लाह खान बनारस के घाट पर बैठकर शहनाई बनाते हैं और जहां पर पीतांबरधारी भगवान कृष्ण मुस्लिम भाइयों के हाथ की बनी पोशाक को धारण करते हैं। सोचिए कितना खूबसूरत देश है। और जब राजनेता, खादीधारी राजनेता आपको लड़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? भड़क जाते हैं, लड़ लेते हैं। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए और समझिए कि जिन्होंने पीतांबर उनके हाथों का धारण कर लिया वो आपको क्या लड़ाना चाहते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का।